स्मोकिंग एक ऐसा एडिक्शन है और निकोटीन आपके ब्रेन पे इतने गेम्स प्ले करता है कि वो आपसे सब करवा सकता है। मतलब वो आपको दुनिया की ऐसा एडवोकेट बना देगा स्मोकिंग के फेवर में कि खुद एडवोकेट भी शर्मा जाएंगे उस चीज़ से। लंग्स प्रॉब्लम की शुरुआत किस तरह से होती है? एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसको लोग छुपाते हैं और कई महीनों बाद हमारे पास आते हैं, जबकि होना रिवर्स चाहिए। वो है कोविड में जो लंग्स को नुकसान पहुंचा है वो रिकवरी हो रही है या हो पाई है? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। सबसे ज़्यादा वो आसान से लगने वाले ओमिक्रॉन वाले को हो रहे हैं। फिल्म आती है टीवी पे तो वो बताते हैं कि इनके फेफड़े को निचोड़ें तो इतना तार जमा हो गया। यंग फीमेल अराउंड इन हर 20s और 30s, जब ऑपरेट किया गया तो उसके लंग्स में से वही पिक्चर वाला टार करीबन 6.5 लीटर निकाला गया। वो करीबन 2 साल तक वेपिंग करती थी, और वेपिंग मतलब ई सिगरेट्स का इस्तेमाल इस कदर उसकी हिस्ट्री में था कि ऑलमोस्ट हर घंटे वो एक बार उसको वेप करना पड़ता था। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो फीमेल्स स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंक्स कर रही हैं, आने वाले बच्चे पर उसका क्या फर्क पड़ता है? कि बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है, उसके सारे ऑर्गन्स जो पैदा होते हैं, उसके लंग्स, उसके लिवर, उसकी किडनीज, इन सब पे इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। टीबी की जो सिम्टम है जिसमें बताया जाता है कि 2 हफ्ते तक खांसी है, सारे बीमारियों का राजा, उसको ये उपाधि दी जाती है, द किंग ऑफ ऑल डेथ्स इज ट्यूबरकुलोसिस। इनहेलर की आदत लग सकती है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। आप इसको कितना सही मानते हैं? इनहेलर जितना फायदा कभी भी कोई टैबलेट आपको नहीं पहुंचाती। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फुल स्टॉप। अच्छा लगता है ना जब प्रॉपर सांस आए। तो आज के शो में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बस सांस लेते हुए, अच्छी सांस लेते हुए चाहता हूँ कि जो भी शो को देखें, जो भी इस पॉडकास्ट को देखें, उनके ज़िंदगी में भी उनके लंग्स, उनके फेफड़े अच्छे तरह से काम करें, उनकी सांसें भारी ना हो, उनकी सांसें प्रॉपर काम करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ, बाकी चीज़ों का मज़ा ले पाएँ। बहुत सारी चीज़ें सांसों से शुरू होती हैं। अगर हमारी सांस ठीक तरह से चल रही है तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हम उनसे बच सकते हैं। जैसे अस्थमा की बात करें, या फिर बात करें उस पॉल्यूशन की जो हर दिन बढ़ रहा है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस पॉल्यूशन से कैसे बचना है, कैसे स्मोकिंग, वैप या फिर हुक्का जो कूल बनने के लिए हम उपयोग में ला रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना नुकसान पहुंचा के जाने वाला है, इन सब पर आज बात करेंगे। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग है, ये टॉपिक भी थोड़ा सा डिप्रेसिंग है कि इस पे बात करना या इसके बारे में बात करना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस एपिसोड को पूरा देखें। अगर आप किसी के पिता हैं, किसी की माँ हैं, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए, ताकि आने वाले समय में वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें और उनके जो लंग्स हैं, उनके जो फेफड़े हैं, वो अच्छी तरह से काम करते रहें। नमस्कार, ये है आरजे गौरव टॉक्स और मैं हूं गौरव। इस एपिसोड में, इस शो में आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो हैं शहर के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट। हो सकता है ये शायद आपने पहली बार सुना हो, क्योंकि इनको और भी कई संज्ञाओं से जाना जाता है, कुछ और नाम से भी इन्हें बुलाया जाता है, जैसे चेस्ट स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, चेस्ट फिजिशियन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं वो सर से जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रवि दोषी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू गौरव, आज मुझे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाने के लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड टाइम। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि पल्मोनोलॉजिस्ट के नाम से तो मुझे लगता है बहुत कम लोग ही जानते होंगे, और किस किस तरह से लोग आप जो जिस कैटेगरी में काम कर रहे हो उसमें जाना जाता है आपको? मैं कई नामों से जाने जाता हूँ। कई मेरे कोलीग्स, कई मेरे साथी, कई मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे सांसों का डॉक्टर, छाती का डॉक्टर, टीबी का डॉक्टर, अस्थमा का डॉक्टर, एलर्जी वाला डॉक्टर, कोविड वाला डॉक्टर, अनेक नामों से मुझे बुलाते हैं। पर जो सबसे कॉमनली है, हम चेस्ट फिजिशियन के नाम से ज़्यादा कॉमनली और ईजीली पहचाने जाते हैं। चेस्ट फिजिशियन हो गया, लंग स्पेशलिस्ट हो गए या चेस्ट स्पेशलिस्ट हो गए, ये सारी एक ही चीज़ें हैं या इनमें कुछ फ़र्क है? चेस्ट एक बहुत बड़ा फील्ड है मेडिसिन का, जिसमें हम सांस या लंग संबंधित बातों से हम डील करते हैं। सांसों का जो संबंध होता है उसमें कई बीमारियां आती हैं, जैसे एलर्जी, तो कोई एलर्जी वाला हो गए, निद्रा, स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, कोई इन्फेक्शंस देखते हैं, कोई ब्रोंकोस्कोपी मतलब फेफड़ों के दूरबीन की जांच करते हैं, उनको ब्रोंकोस्कोपिस्ट कहते हैं। पर एक कॉमन टर्म जो कि हमको दी गई है वो टेक्निकली पल्मोनोलॉजी या पल्मोनोलॉजिस्ट, या एक सामान्य भाषा में चेस्ट फिजिशियन या चेस्ट स्पेशलिस्ट। ओके सर, बचपन में जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग सपने देखते हो, अक्सर हमसे पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे, और कॉमनली एक जवाब ज़रूर आता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो डॉक्टर वाली जो बात है, आपने भी ऐसा कुछ बचपन में बोला था कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनोगे, या कुछ और जर्नी रही है?
मम्मी डॉक्टर, काका डॉक्टर, पापा डॉक्टर, दीदी डॉक्टर। मेरे से पूरी तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया तो क्या क्या बोलेगा। तो 12th दिया, मैथ्स बायो वाले थे, पीएमटी पीईटी दोनों में सिलेक्शन हो गया। पीईटी में भी हो गया, पीएमटी में भी? पीईटी पीएमटी में भी हो गया। पीईटी का आज तक मुझे लेटर मिला नहीं, पापा ने अपने पास ही रख लिया, सिर्फ पीएमटी का लेटर दिया कि भैया जा कॉलेज में ज्वाइन करके आ जाए और डॉक्टर बन जाए। डॉक्टर बन गए। पीएमटी में 12th के बाद में हम पढ़ते थे, साथ में 11 12 तो आप जानती है किस तरह से तैयारी भरे दिन रहते हैं। तो हम 3-4 दोस्तों का अच्छा ग्रुप था, वो 3 इंजीनियर थे, मैं एक डॉक्टरी वाले में इंटरेस्टेड था, बट उनके साथ पढ़ते पढ़ते पीईटी का भी नंबर लग गया और फिर पीएमटी में आ गए। एमबीबीएस इंदौर से ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज से करा और फिर जब पीजी की बारी आई तो जैसे आजकल नीट होता है, हमारे यहाँ प्री पीजी उस टाइम पे हुआ करता था। तो जब हमारे नंबर आए तो उस हिसाब से हमें ऑप्शंस जो मिले उस हिसाब से हम चेस्ट मेडिसिन में टेक्निकली कदम रखा। बट उसके बाद में एक छोटा सा पर्सनल इवेंट हुआ। वो पर्सनल इवेंट ऐसा था कि एक शाम मेरे फादर का स्कूटर पे से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट की वजह से उनकी कई रिब्स फ्रैक्चर हो गई। मैं तब मेरी चेस्ट की पीजी में जस्ट एंटर ही हुआ था, मुश्किल से 15-20 दिन थे। और जब भी कोई भी मेडिसिन का स्टूडेंट जब चेस्ट में आता है तो शुरू के दिन बड़े असमंजस भरे होते हैं कि वो क्या करे नहीं करे। बट मेरे फादर को जो प्रॉब्लम हुई थी उसमें रिब फ्रैक्चर्स की वजह से पूरे लंग्स में ब्लड भर गया था और वो आने वाला महीना मुझे फर्स्ट हैंड पता चला प्रैक्टिकलिटी की चेस्ट मेडिसिन के डॉक्टर की उपयोगिता क्या होती है, उनकी ज़रूरत क्या होती है और कैसे हम खुद एक डॉक्टर फैमिली होते हुए भी कम से कम 1-1.5 महीने हम किस प्रकार से चेस्ट की उस समस्या में हम जूझे थे। तो तब मेरा रिजॉल्व पक्का हुआ कि मैं मेरी इस ब्रांच को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और मैं चेस्ट में ही आगे अपना जो डॉक्टरी का पेशा है वो परस्यू करूंगा। सर, लंग्स की बात कर रहे हैं तो सांसों की बात कर लेते हैं। 30 साल का आदमी भी 80 साल का फील कर रहा है, थकावट रहती है पूरे दिन, सांसें प्रॉपर नहीं जा रही। तो सांसें इतनी भारी होती क्यों जा रही हैं? देखिए, सांसें जो रहती है वो बहुत कुछ आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। वो इन्वायरमेंट बाहरी भी होता है और अंदरूनी भी होता है। अब बाहरी इन्वायरमेंट में कुछ फैक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा अंदरूनी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है कि आप रात को सोते कैसे हैं, आप सुबह उठते कितनी बजे हैं, आपने अपना एक घर बनाया तो उस घर का माहौल कैसा दिया है, उसमें कितना फ्रेश एयर है, कितना सर्कुलेशन होता है, आपके घर के अंदर इंडोर पोल्यूशन होता है, आपके ही जो ये सारे उपकरण होते हैं वो पोल्यूशन करते हैं, क्या आपने वैसा सिस्टम लगाया कि यू आर अ प्लांट फ्री होम, तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्रेश एयर कहाँ से मिलेगी। फिर हम अगर बाहर जाते हैं तो लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत कम होते हैं जो रेगुलर डेडिकेटेड वॉकिंग या एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं। जब आप अपने मार्केट में, अपने ऑफिस और अपने बिजनेस में जाते हैं तब तरह तरह से वातावरण में जो ऑटोमोबाइल का फ्यूम्स होता है उससे जो पोल्यूशन होता है, कई सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, हम लोग आज एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में जा रहे हैं। तो एवरीवेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, चाहे वो रोड हो, बिल्डिंग हो। पुरानी बिल्डिंग्स डेमोलिश हो रही है तो उनकी धूलदास वातावरण में बढ़ रही है। धीरे धीरे ग्रीन कवर आप देख रहे हैं इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीमेंट कवर। तो उस वजह से आपकी जो आबो हवा जो आप इनहेल करते हैं और आपका लंग्स जिस केमिस्ट्री को यूज टू है वो केमिस्ट्री ऑलमोस्ट एक वीकली या मंथली बेसिस में चेंज होती जा रही है। तो इसलिए आजकल सांसें इतनी भारी हो गई है और हर व्यक्ति को सांस की अपनी देखभाल करने की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, इससे एक सवाल ये भी है कि लंग्स की या सांसों की प्रॉब्लम पे हम आगे बात करें। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लंग्स प्रॉब्लम की शुरुआत किस तरह से होती है? क्या उसके एकदम शुरुआती सिम्टम्स हैं कि आपको पता चल जाए कि आप गलत तरफ जा रहे हैं? आपके पॉडकास्ट का अगर कोई सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है तो वो यही क्वेश्चन है कि आखिर होता क्या है कि भाई मेरे को सांस की तकलीफ है। सबसे पहला है दम चढ़ना, दम फूलना। आपको जब सांस लेने में या सांस छोड़ने में लगे कि नॉर्मल से ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, वही नहीं, अगर आपको नोटिस ही हो जाए कि मेरे सांस में कोई इशू है, दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम, बेसिक। सेकेंड, खांसी आना। खांसी कई तरह की होती है, किसी को छींकें आती हैं, किसी को सूखी खांसी होती है, किसी को कफ वाली खांसी होती है। तीसरा, ऐसा बुखार जिसके साथ में आपको सीने में दर्द हो जाए, आपके सीने में जकड़न लगे, आपको बलगम आए, कभी भी खकार अगर बाहर आपको निकालना पड़ रहा है, देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं समथिंग इज रॉन्ग, आपको उसको ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ा लक्षण है जिसको लोग छुपाते हैं और कई महीनों बाद हमारे पास आते हैं, जबकि होना रिवर्स चाहिए, वो है खकार में खून आना। तो ये कुछ 5 सबसे ज़्यादा कॉमन लक्षण हैं।
कम लक्षणों में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे आप कभी गए नई जगह और आपको एकदम बीमार पड़ गए, आपको एकदम थकान, आपको नींद दिन में बैठे बैठे भी आने लग गई, शरीर पे आपके दाने दाने उठ रहे हैं और खांसी हो रही है, इस प्रकार के कई सारे कॉमन लक्षण हैं। एक बहुत बड़ा लक्षण है घबराहट होना, एक बहुत बड़ा लक्षण है साहब कमजोरी लग रही है। आप अगर देखेंगे कि ये शुरुआती 5 और बचे हुए जो 5-6 मैंने बताए हैं, ये वो लक्षण है जिनसे हम आए दिन हमारे सांस संबंधित समस्याओं से जूझते हैं। ओके, जैसे अलग अलग बीमारियों के तरीके होते हैं पता करने के, वैसे ही कोई इसकी भी जांच है कि शुरुआत में हम जांच करा लें या साल में एक बार इस तरह की जांच करा लें तो हमें पता चल जाए कि हम लंग्स की प्रॉब्लम में तो नहीं घिरने वाले हैं? पहला तो है कि जब आपको हो तो आप उस लक्षण को पहचानिए जो हमारे लास्ट हमने बात करी है, उन कॉमन सिम्टम्स को। लंग्स की जो ज़्यादातर सिम्टम्स या बीमारियां होती हैं वो सिम्टम बेस्ड होती है, मतलब मुझे मेरे पेशेंट से बात करके पता लगता है, न कि कोई फिक्स टेस्ट होता है। पर कई रूटीन चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कि आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे है, आप भाग के दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं, पर किसी दिन आपको लगा कि यार क्यों मुझे समस्या ज़्यादा हो रही है, मैं जल्दी थक जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको आदत है आपके बाथरूम में एक बाल्टी पानी उठा कर नहाने की, और वही पानी की बाल्टी आपको थका दे रही है, आप जस्ट तैयार होकर बाहर निकले एंड यू फील टायर्ड एट 10 AM इन द मॉर्निंग, जब आप रात को सोने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको घुटन लग रही है। सामान्य चीज़ों में जब आपको एक्सर्शन ज़्यादा हो, हमेशा सांस संबंधित समस्याओं के बारे में सोचिए। कोई टेस्ट अगर आप माने तो हम अक्सर 6 मिनट तक व्यक्तियों को चलने की सलाह देते हैं कि आप 6 मिनट तक चलिए। अगर आपके 6 मिनट के चलने की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो रही है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई लंग प्रॉब्लम है जो आपके अंदर एक जगह बना रही है, देन टेक केयर। सर, जैसे दिल्ली का पोल्यूशन तो लोगों को दिख जाता है, कई बार मैं देखता हूँ इंदौर में भी पोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, उसके ग्राफ पे दिखता है कि AQI जो है वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन आसमान साफ दिख रहा होता है, ऐसा लगता है कि नहीं यार उतना पोल्यूशन नहीं है। तो हवा साफ दिखना और हवा साफ होना कितना फ़र्क है? अगर आपने कभी होली खेली होगी तो आप एक मग्गे में एक चिमटी रंग डालिए और आप बाल्टी में एक चुटकी रंग डालिए तो दोनों में फ़र्क लगता है ना, उसमें हल्का रंग बदलेगा, इसमें गहरा रंग बदलेगा। वही सिस्टम हमारे इन्वायरमेंट का है। अगर हम एक क्लोज्ड जगह पे हैं तो आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ या ऐसे बिजी चौराहे होते हैं उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो होता है वो दिख भी जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। पर मान लो आप किसी चौराहे से आधे किलोमीटर आगे चले गए तो वो केमिकल वहाँ तक उस मात्रा में अलार्मिंगली पहुँच रहा है पर वो अभी तक दिख नहीं रहा है। तो इसलिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे AQI इंडेक्स होता है, आजकल कई चौराहों पे एक वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगे रहते हैं, फिर पार्टिकुलेट काउंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा होती है, इन सब चीज़ों का प्रतिशत जो होता है, ओजोन लेवल होता है, इन सब चीज़ों का जो प्रतिशत होता है इनको हमको देखना पड़ता है और उस पर डिपेंड करता है कि आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब जो सांस आप ले रहे हैं वो दूषित सांस है क्या, और क्या उस सांस को कंटिन्यूसली लेने से आप बीमार पड़ सकते हैं। ओके, लेकिन हम एक अगर ओवरऑल देखें तो ज़्यादातर लोग सांसें तो आजकल दूषित ही ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग, और ऐसे में लंग्स की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। अब अगर हम कोविड की तरफ चलें, कोविड में बहुत सुनने में आता था कि इनके इतने प्रतिशत लंग्स खराब हो गए हैं। कोविड में जो लंग्स को नुकसान पहुंचा है वो रिकवरी हो रही है या हो पाई है लोगों के लंग्स की? कोविड एक ऐसी साइंटिफिक सब्जेक्ट या मिस्ट्री कहूँगा मैं जो कि विथ टाइम अनफोल्ड होती जा रही है। हमारे 99% टू 100% लंग इन्वॉल्वमेंट हुए वाले पेशेंट जो तब एक कदम भी सांस फूले बिना नहीं चल सकते थे, आज बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हमारे पास आ रहे हैं एंड दे आर सिम्टम फ्री। वहीं पे कुछ 5% 10% लंग इन्वॉल्वमेंट वाले भी आज भी इतने बीमार है कि आप आश्चर्य करते हैं कि क्या हम बीमारी को वाकई में समझ पाए हैं। बट अधिकांश कोविड से होने वाले लंग्स के ऊपर जो बदलाव अभी भी हम देख रहे हैं, लोगों को एक टेम्पररी बेसिस पे एलर्जी जैसे सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, लोगों को स्किन में एलर्जी, हाथ पाँव में झुंझुनी, लोगों के गंध में अभी भी कुछ प्रतिशत लोग हैं जिनकी स्मेल सेंस अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ है, टेस्ट लोगों का ऑल्टर्ड रहता है, मुंह में कड़वा टेस्ट बना रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक अननोइंग कमजोरी बनी हुई है, अरे साहब कोविड हुआ तब से अभी तक बॉडी में वो फुर्ती नहीं आ पाई है। और हम कई प्रकार के इन्फेक्शंस हैं, जैसे TB है, साधारण निमोनिया है, आपने सुना होगा फंगस आए थे, ब्लैक फंगस और इस प्रकार के फंगस आए थे, तो वो भी काफ़ी नुकसान कोविड की वजह से दे गए हैं, जिस वजह से अभी भी हम लोगों के लंग्स में सांस, खांसी, कफ वाली खांसी, रूटीन में ब्लड आ जाना, ये सब चीज़ें अभी भी देख रहे हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ most patients are improving.
तो क्या हम मान सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स दिखना बंद हो गए हैं या अभी भी दिख रहे हैं ओपीडी में आपको? नहीं, एज ए चेस्ट पर्सन मेरे पास तो छाती वाले आ रहे हैं, पर जो और मेरे कोलीग्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जो नसों संबंधित कॉम्प्लिकेशन है। मतलब पहले मानते थे 60-70 की उम्र में इंसान को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स होगी, आजकल वो चीज़ शिफ्ट होकर 30-40 की उम्र पे देख रहे हैं, जो कोविड के बाद में एक चेंज आए हैं। हड्डी वालों को हड्डी में जो नसों की प्रॉब्लम है, एवीएन करके, एवेस्कुलर नेक्रोसिस की प्रॉब्लम, पहले साल में इंसान 2 देखता था, आजकल दिन के 2 देखने लग गए। इतना मेजर शिफ्ट आया है नेचर ऑफ बीमारियों में। तो निश्चित रूप से कोविड ने न सिर्फ लंग्स को, बल्कि हमारे हार्ट को, हमारे बोन्स को, हमारे ब्रेन को काफ़ी हद तक अलग अलग रूपों में प्रभावित किया है। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अगर कोई कोविड से अफेक्ट हुआ हो, चाहे वो कोई भी वेव का हो, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में लोग लाइट ले लेते थे कि बोले ये तो ओमिक्रॉन है, कुछ नहीं होगा, पर आप मानेंगे कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा वो आसान से लगने वाले ओमिक्रॉन वाले को हो रहे हैं। तो ये कोविड इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी और हम उसके ऊपर अभी भी बहुत ध्यान से उन मरीजों को देखते हैं। कोविड ने हम सबको चेता दिया है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइट मेडिकली हमें नहीं लेना चाहिए। Okay. अच्छा, उस समय पे एक रील चली थी जिसमें बोलते थे कि यार उल्टे अगर आप लेटते हैं, पेट के बल लेट रहे हैं, तो आपकी जो लंग्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी सांस लेने की क्षमता जो है वो और बढ़ेगी। तो ये सच है या झूठ है? ये बहुत सच है और हम लोगों ने इसके ऊपर एक नेशनल लेवल की स्टडी भी करी थी जो काफ़ी अच्छे इंडेक्स जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसमें हमने प्रूव किया है कि ये जिस चीज़ को आप उल्टा लेटना बोल रहे हैं उसको हम साइंटिफिक भाषा में प्रोनिंग कहते हैं। प्रोनिंग मतलब जागते हुए पेट के बल आप लेटिए और हल्के हाथों से अपने अपर चेस्ट को उठाइए, पेट आपका छूना चाहिए आपके बेड सरफेस को, और आप उस पोजीशन में 30 से 40 मिनट तक जब आप लेटेंगे तो आपके लंग्स के जो पिछले हिस्से हैं जो अक्सर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं ग्रेविटी की वजह से, वो हरकत में आ जाते हैं। ग्रेविटी की वजह से जहाँ वो लंग्स हम यूज़ नहीं करते हैं वहाँ एक एडवांटेज ये होता है कि बीमारी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। तो आपको 10 से 15% एडिशनल लंग मिल जाता है बीमारी से आपको हेल्प करने के लिए। तो एक इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, बट हमेशा ये किसी प्रॉपर जानकार के देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि जो हार्ट संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित लोग हैं उनमें ये चीज़ बहुत सावधानी से करनी रहती है। अच्छा, तो जो आप बोल रहे हैं दैट इज़ वेरी करेक्ट, बट इट इज़ टू बी डन अंडर सुपरविजन एंड विथ केयर। ओके, मतलब इसमें ऐसा भी है क्या कि कुछ अगर बीमारी पर्टिकुलर्स हैं तो आपको नहीं करना है? निश्चित रूप से आँख संबंधित ग्लोकोमा की बीमारी हो, किसी को चश्मा लगा हो, किसी को लकवे की शिकायत हो, किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो, और अगर कोई भरपेट कर ले तो उसको तो कुछ और भी देखना पड़ सकता है ये करते हुए। तो खाली पेट ही करना है, ये तो क्लियर बनती कोशिश, और विद लाइट ब्रेकफास्ट। ओके। कोविड का जो टाइम था सर, कितने ही डॉक्टर्स हैं जिन्होंने महीनों महीनों घर के बाहर बिताए थे, आपका शेड्यूल कैसा था उस वक्त पे? जनता कर्फ्यू जब लगा था तब सभी डॉक्टर्स एक्शन में आ गए थे, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई। ये बातें मार्च 2020 के आसपास की। तो मुझे ध्यान है कि मार्च से करीबन 6.5 महीने तक मैं हॉस्पिटल के ही कैंपस में रहा था। और 6.5 महीने तक हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में ही तो आप था। बाहर नहीं आए हॉस्पिटल? बाहर नहीं आए, बाहर जाओ घर भी नहीं कर्फ्यू लगा, घर तो बिल्कुल नहीं गया मैं। 6.5 महीने? 6.5 महीने। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग 6.5 महीने बाद हमारे कोलीग्स में से किसी एक का बर्थडे था, तो हमने सेलिब्रेट किया, और जिनके साथ चाय और चिप्स लिए वही भाई साहब जब अगले दिन कोविड आए, खुद की जांच कराई तो हम भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो उसके बाद क्वारंटीन के बाद फिर मैं घर लौटा था। तो आपको फर्स्ट वेव में कोविड हुआ, सेकंड वेव? फर्स्ट वेव में कोविड हुआ था। मुझे हुआ सेकंड वेव में ही था, बट बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट वेव वाले ने सेकंड वेव लायक बना दिया था उसको। तो आप मानते हैं इस चीज़ को कि जो फर्स्ट वेव में जो क्षमताएं विकसित हुई थी उसने सेकंड वेव से लड़ने में मदद करी? जानकारी और डर जो डेवलप हुआ था, जो नॉलेज हमको मिला था, उसने हमको सेकेंड वेव में हेल्प किया। हालांकि हर बार जब वेव आई थी तब वायरस का नेचर बहुत अलग था, और सेकेंड वेव का वायरस सबसे एग्रेसिव था। तो उस टाइम पे डेफिनेटली हम लोग बेटर इक्विप्ड थे नॉलेज वाइज एंड मेडिकेशन वाइज कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। बट हर कोविड के वेव ने डेफिनेटली हम डॉक्टर्स को और एजुकेट किया नेक्स्ट वेव से और अच्छे से लड़ने के लिए। बीमारियाँ भी, एक अगर बीमारी आपको हो रही तो वो 2 और बीमारियों को आपके शरीर के अंदर लाने लगती है ना, दोस्ती बढ़ाती है। वैसे अगर लंग्स की हम बात करें तो लंग्स की अगर बीमारी आपको हो रही तो और कौन सी बीमारियां की राख आसान हो जाती है? लंग्स जो होते हैं हमारे, दे आर द पावर हाउस ऑफ द लंग। अगर आप ऑफ द बॉडी, अगर आप लंग्स आपके कमज़ोर होना चालू होते हैं
तो जो फर्स्ट अफेक्शन जो होता है वो हार्ट संबंधित बीमारियों का होता है। अगर कोई भी लंग के पेशेंट्स रहते हैं तो हमेशा हमको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को रेगुलरली चेक करना पड़ता है। साथ में माइंड रिलेटेड इश्यूज़, क्योंकि जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है तो बॉडी के जो सबसे ज़्यादा ऑर्गन जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, एक ब्रेन होता है, दूसरा किडनी होता है। तो अगर किसी लंबे समय तक किसी को लंग्स की प्रॉब्लम रही और वो अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड रही तो फिर ब्रेन इश्यूज़, किडनी इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़ ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और आजकल ये भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोते समय तेज तेज खराटे लेता है तो उस वजह से तो बॉडी का कोई भी सिस्टम अछूता नहीं रह गया है लंग्स की इस कमजोरी से जिसमें वो अफेक्ट हो सकता है। इसको हम स्लीप एपनिया नामक बीमारी कहते हैं। अच्छा, जैसे सर बीपी है या शुगर हो गया, उसमें बोलते हैं ना कि जेनेटिक है, तो लंग्स प्रॉब्लम भी जेनेटिक हो सकती है क्या? लंग्स में जो एलर्जी संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे अस्थमा हुआ, तो अस्थमा की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जो जेनेटिक होती है। और अक्सर आप देखते हैं कि इसका ट्रांसमिशन आप जब पूछो तो मेरे नाना को था, मेरी मम्मी को था, मेरी सिस्टर को है या मेरे दादाजी को था, आपको इस टाइप से मिल जाता है। पर यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपको आपकी फैमिली में सांस की ही हिस्ट्री मिले, आपको एलर्जी की हिस्ट्री मिलती है कि मेरी मम्मी को स्किन पे एलर्जी थी पर मुझे तो सांस की एलर्जी है, मेरे जो ब्रदर थे उनको छींकें आती थी पर मुझे तो सांस में होता है। तो आपको पूरा पूछना पड़ता है क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें भी कई बार देखा जाता है कि फैमिली में भी ये चले आते हैं, हालांकि उसका संबंध जेनेटिक्स से ज़्यादा साथ रहने पे होता है। तो डेफिनेटली लंग डिसऑर्डर्स में जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। एक ILD करके सांस की बीमारियां होती हैं जिसमें लंग्स कठोर हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका है जिसमें फैमिलीज में देखा जाता है। लंग कैंसर के भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें 2 से 5% फैमिलीज में ये चलता है, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जेनेटिक्स का इसमें एक कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली रहता है। ओके, तो ऐसे तो जो अलग अलग बीमारी होती है तो लोगों को खान पान भी अलग अलग तरह का कर देते हैं। फेफड़ों को लेकर भी ऐसा कुछ है कि अगर आप ये खा रहे हैं तो उससे आपके फेफड़ों को ताकत मिलेगी, अच्छा काम करेंगे? आपने मुझसे जस्ट अभी पूछा था कि जेनेटिक्स का कोई रोल होता है। देखिए, जेनेटिक्स का तो एक मतलब माइनर रोल रहता है। जो मेजर रोल रहता है लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आपका आउटर इन्वायरमेंट और किस तरह से आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हो उससे है। मतलब आप अगर कोई भी एलर्जी से ग्रस्त हैं तो आपको निश्चित रूप से परहेज़ आपके डॉक्टर्स बताते हैं। तो परहेज़ में आपको उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है जिसको खाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। अब परहेज 2 प्रकार का होता है, एक फिजिकल मतलब जो सब पे अप्लाई होता है, जैसे आपने सुना होगा आपकी मम्मी या दादी नानी किसी ने बोला होगा तेरा गला खराब हो रहा है, खट्टा मत खाना, है ना। फिर लोग बोलते हैं मूंगफली के ऊपर पानी मत पीना, केले के बाद एकदम पानी मत पीना। पर ये हर किसी पे लागू नहीं होता है। आपका एक ना एक अच्छा मित्र होता है जो ये सब काम करता है और आप बोलते हो वो तो करता है, मेरे को क्यों नहीं होता है। तो उसमें पर्सन टू पर्सन ये बहुत वेरी करता है। एक जनरल चीज़ है कि किसी भी चीज़ में अगर खटाई की मात्रा ज़्यादा हो तो वो गले को दिक्कत देगी। गाढ़ी चाशनी, आइसक्रीम जैसे ठंडे जो फूड्स रहते हैं आप अगर बेमौसम खाओगे, मतलब उधर भरा विंटर है, उधर भरा आपका बारिश है और आप ये खा रहे हैं तो आपको निश्चित है कि समस्या होनी है। पर अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं, मान लीजिए आपको एलर्जी डायग्नोस होता है तो एक प्रॉपर एलर्जी टेस्ट किया जाता है। उस एलर्जी टेस्ट के अलावा हम डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। जैसे छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि उनको कैंडी बार्स या चॉकलेट बार्स खाने की बहुत इच्छा रहती है, पर कई बच्चे रहते हैं उनको पीनट एलर्जी रहती है, या कुछ बच्चे रहते हैं उनको मिल्क एलर्जी रहती है। तो अगर वो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे तो फिर उनको एलर्जी के बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स झेलना पड़ते हैं। मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि अगर कोई कुछ भी डाइट ले रहा है, उसको कोई डायग्नोस नहीं है, पर अगर वो उस खाने के बाद में अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखे, प्रॉपर गरारे करे, ब्रश करके अगर सोए और कभी भी चीज़ों की अति न करे, जैसे आपने एकदम चाय पी फिर उसके ऊपर ठंडा पानी पी लिया, अगर आप खुद इन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को अपने मुंह में होने से रोकेंगे तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग आप अपने लंग्स के प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं। मित्र की आपने बात करी कि कोई एक मित्र होगा, तो ऐसे ही हर सर्किल में एक मित्र होता है जो स्मोक नहीं करता है। कुछ कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि ग्रुप में एक आध तो होता ही है जो कहता है अरे यार मेरे सामने मत पियो। तो पैसिव स्मोकिंग का बहुत सुनने में आता है ना कि अगर आप नहीं भी पी रहे हैं पर उस ग्रुप में बैठे हैं जहाँ पर लोग स्मोक कर रहे हैं तो आपको भी उतना ही नुकसान होना है। सबसे पहली बात है कि वो जो आपका मित्र होता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इट इज़ सो इजी टू स्टार्ट। बट वो मित्र मैं ही हूँ। हाँ, और आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि
एक स्मोकर्स की भीड़ में खड़े होकर स्मोक नहीं करना बहुत डिटर्मिनेशन मांगता है। बट सैड पार्ट ये है कि पैसिव स्मोकिंग कॉजेज इफेक्ट्स विच आर एज बैड एज स्मोकिंग और इवन वर्स्ट। पैसिव स्मोकर सिर्फ अपने फ्रेंडशिप की वजह से और उस धुएं की वजह से जो वातावरण में उसका फ्रेंड या पर्सन रिलीज कर रहा है वो उसको इनहेल करता है, वो ही अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, कैंसर तक की समस्याएं पैसिव स्मोकिंग में देखी गई हैं। तो पैसिव स्मोकिंग इज इवन वर्स और मोर वर्स देन एक्चुअल स्मोकिंग। देखना मत मेरे को अब पीते हुए, है ना, मैं बंद ही कर दूंगा सर इन लोगों के साथ बैठना, शर्त रख दूंगा कि मेरे साथ जो बैठा है तो फिर स्मोकिंग नहीं होगी। अच्छा, इंडोर और आउटडोर का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे पार्क में बैठ के पी रहे, इतना बड़ा खुला आसमान है, धुआं कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। स्मोकिंग एक ऐसा एडिक्शन है और निकोटीन आपके ब्रेन पे इतने गेम्स प्ले करता है कि वो आपसे सब करवा सकता है। मतलब वो आपको दुनिया की ऐसा एडवोकेट बना देगा स्मोकिंग के फेवर में कि खुद एडवोकेट भी शर्मा जाएंगे उस चीज से क्योंकि निकोटीन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एडिक्शंस दैट द ह्यूमन ब्रेन नोज। इसीलिए सिगरेट की हैबिट टेकअप करना और उसको लीव करना बहुत मुश्किल होता है। आप अंदर बाहर की बात कर रहे हैं, फर्ज करिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर गए जहाँ पे स्मोकिंग होती है, वहाँ तक से आपको डेंजर है स्मोकिंग रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का। और उसे जैसे पैसिव स्मोकिंग को कहा जाता है सेकंड हैंड स्मोक। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाते हैं जहाँ पे स्मोकिंग होती है तो आप अफेक्ट होते हैं एक ऐसी चीज़ से जिसे कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक। और ये जो थर्ड हैंड स्मोक है, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इवन सेकेंड हैंड स्मोक या फर्स्ट हैंड स्मोक से भी ज़्यादा गंभीर बताए गए हैं, क्योंकि इट इज़ हिडन। आप उन कपड़ों से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स, उन दीवालों पे, उन काउच पे जहाँ पे वो बैठ के जब सिगरेट पीता है, तो आप तो अननोइंगली उस काउच के ऊपर 1 घंटे बैठ गए और वो व्यक्ति तो अपनी सिगरेट 5 मिनट में निपटा के चला गया, पर आप उसके सिगरेट के पोल्यूशन को 1 घंटे तक इनहेल करते गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड हैंड स्मोक उस वातावरण में होती है जहाँ पे एक स्मोकर रहता है या फिर वो उसकी फैमिली को अफेक्ट करता है जो कि इनोसेंट है। आप कभी एज अ डॉक्टर भी जाओगे तो आप इतनी डिटेल्ड हिस्ट्री नहीं दोगे कि हमारे घर में ये होता है, और उस चक्कर में थर्ड हैंड स्मोक के कॉम्प्लिकेशंस हम मिस करते हैं। और जो डिजीजेज होती हैं वो थर्ड हैंड स्मोक में डॉक्यूमेंटेड है कि फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड से ज़्यादा गंभीर होती है। मतलब जो नहीं पी रहा उनको ज़्यादा नुकसान है उनके साथ बैठने पे जो पी रहा है। देखिए, पीने वाला तो नुकसान में ही, पीने वाला का दोस्त जो उसके साथ में जा रहा है वो नुकसान में ही, और उस पीने वाले के परिवार वाले जहाँ उसके कपड़े टंगते हैं या जो उसके घर को साफ करते हैं या जो उन कपड़ों को साफ करते हैं वो तक प्रभावित है। लेकिन सर जब आप हिस्ट्री पूछते होंगे लोगों से कि स्मोकिंग की हिस्ट्री, तो जनरली लोग बताते हैं आपको? कोई नहीं बताता है। जैसे फर्ज करो आप कहीं पहुंच गए और आप कोई पेशेंट आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, तो जब उसके पास वाला टेंशन में आता दिख जाए ना तो डायग्नोस कर लो कि भैया ये भी लेता तो है और ये ज़्यादा टेंशन में आ रहा है, तो दिक्कत तो है। और स्मोकिंग की हिस्ट्री कोई भी नहीं देता है। सबसे कठिन होता है गौरव, मैं बताऊं, जब कोई फादर अपने टीनेज बच्चे को लेके आता है और वो बैठ के बताता है, बोले सर हॉस्टल से भेजा था इसको पढ़ाई करने के लिए, पर पता नहीं आके बीमारी होता रहता है। फिर जब आप हिस्ट्री लेते हो तो वो कभी भी नहीं बताता है। फिर 15 मिनट बाद किसी बहाने से वापस आके चुपके से बोलता है कि पापा को मत बताना, थोड़ा बहुत हो जाता है सर, यहाँ आके थोड़ी हैबिट हो गई है, संगत हो गई है। तो तब हम उसको बताते हैं, हम इनडायरेक्ट वे में उसको समझाते हैं कि बेटा छोड़ दे, क्योंकि एक तो ये सब टीन्स रहते हैं, 16-17 की वो एज होती है वेर यू पिकअप एनी एडिक्शन, तो वो एडिक्शन आदमी को कभी कभी ज़िंदगी भर का बन जाता है। इसलिए ये वो ग्रुप है जो बाहर से आते हैं, एकदम से सब बंधन छूट जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपके सर पे नहीं रहते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और इस टाइम पे स्मोकिंग टेकअप करना आजीवन तमाम सारी सांस वाली बीमारियों को एक खुला इन्विटेशन देता है। ओके, मतलब पोल्यूशन तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, और अगर आप ये स्मोकिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, तो आपको तो सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, एक्सटर्नल पोल्यूशन है, इंटरनल पोल्यूशन है, पर सबसे खतरनाक आपके माइंड का पोल्यूशन है, द पीयर प्रेशर। यार वो कर रहे हैं, दे आर सो कूल, अरे यार ये देख टीवी पे तो दे दनादन। और यू नो कई जगह पे आप इस चीज़ को आप ग्लैमराइज कर देते हैं, एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़। अल्टीमेटली हमको इससे दूर रहना है। सार इसी में कि न वो संगत रखिए, न वो सोच रखिए। सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, फुल स्टॉप। अच्छा, आपने टीवी की बात करी, फिल्म आती है टीवी पे तो वो बताते हैं कि इनके फेफड़े को निचोड़ें तो इतना तार जमा हो गया है। तो कैसे पता चलता है कि तार अंदर जमा हो चुका है? क्योंकि आप तो फेफड़े निचोड़ नहीं सकते, और अगर वापस पिंक करना है फेफड़ों को, वो तार को हटाना है, तो फिर उसका प्रोसेस क्या है?
एक बहुत रेलेवेंट स्टोरी बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर के एक फर्स्ट पेज पे छोटा सा आर्टिकल आया था। उसमें एक फीमेल, यंग फीमेल अराउंड इन हर 20s और 30s, उसको डॉक्टर्स की मल्टीपल विजिट्स लगी थी और फिर आखिरी में ऑपरेट करना पड़ा। जब ऑपरेट किया गया तो उसके लंग्स में से वही पिक्चर वाला टार करीबन 6.5 लीटर निकाला गया, और वो टार निकलने के बाद वो सांस ले पाई। वो करीबन 2 साल तक वेपिंग करती थी, और वेपिंग मतलब ई सिगरेट्स का इस्तेमाल इस कदर उसकी हिस्ट्री में था कि ऑलमोस्ट हर घंटे वो एक बार उसको वेप करना पड़ता था। एंड डॉक्टर्स के पास जाती थी कि मुझे कफ में काला बलगम, सफ़ेद बलगम आता है। हर डॉक्टर उसको यही एडवाइस करता था, पर वो उस वेपिंग के नशे से कभी निकल नहीं पाई, और अल्टीमेटली इतना टार हो गया कि फिर ऑपरेशन के द्वारा उसको आईसीयू में ले जाके सारे कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़े, उसके जान पे बनाई। तो ये जो समस्या स्मोकिंग संबंधित है, आजकल रूप बदल के वेपिंग करके हर जगह इवन नो स्मोकिंग जोन्स में लोग शुरू हो गए हैं। एंड एज यू ऑल नो, स्मोकिंग इज द बिगेस्ट ग्रे थिंग गोइंग अराउंड, मतलब परमिटेड बट नॉट परमिटेड, नॉट परमिटेड बट परमिटेड, वैसी वाली कैटेगरी में है वो। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये टार जमने वाला जो ऐड है, ये सिर्फ ऐड नहीं, ये हकीकत है। वी हैव टू बी केयरफुल, ये रियली हो सकता है। वापस पिंक कैसे होंगे फिर वो अगर वापस हटाना है? पिंक होने के लिए यू हैव टू गेट इट राइट हियर। आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसको गिव अप करना है। मैं निकोटिन को मेरे सिस्टम में नहीं आन दूंगा, क्योंकि निकोटिन जमता है। शुरुआत में आपके लंग्स में जमता है, आपके लंग्स जब कोशिश करते करते फेल हो जाते हैं, वो टार जमता है। फिर आपकी जो पिंक पिंक, जो आपको बड़ी खूबसूरत जुबान और जो मसूड़े दिखते हैं, वो काले होना चालू होते हैं। फिर आप जो कफ निकालते हैं, आपको ब्लैकिश उसमें दाने दिखना चालू होंगे। अगर आपने आज छोड़ना चालू किया तो आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी बॉडी धीरे धीरे उसको रिलीज़ करती है। तो इफ़ यू आर अ स्मोकर और आप आज की तारीख में गिव अप करते हो, तो विद इन मैटर ऑफ 5 years आपके फेफड़े जो वापस से पिंक होना चालू होंगे। और सर शुरू कब हो जाता है? पहली सिगरेट से ही? पहली सिगरेट से ही। तो आप समझ रहे हैं, पहली सिगरेट से जो आप शुरू कर रहे हैं, अगर वो सीने पे जमा हो रहा है तो उसको सही होने में जब आप सिगरेट छोड़ेंगे उसके 5 साल बाद प्रोसेस शुरू होगी। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपकी एक सिगरेट आपको कितना नुकसान पहुंचा रही है। सर, वैप की आपने बात करी, तो ये तो सिगरेट हो, वैप हो, वीड हो, ये सब स्कूल बनने के लिए किया जाता है। स्मोकिंग और वैपिंग में अगर हम बात करें तो इनमें भी ऐसा कुछ है कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, या दोनों ही उतने ही खतरनाक है? यहाँ पे इन सब के इंडियन एडिशन की भी बात कर लें अपन। मैं बिल्कुल इसमें एक छोटा सा चीज़ ऐड कर लूँ। मैं इसलिए भी इस सवाल को पूछ रहा हूँ क्योंकि वैपिंग करने वालों को लगता है कि वो खुशबू फैला रहे हैं चारों तरफ। वो उसके जो फ्लेवर्स आते हैं, लोग कहते हैं कि दोस्त इससे कुछ नहीं होता है, सिगरेट के धुएं से नुकसान होता होगा, वैप से कुछ नहीं होता, देखो इससे तो खुशबू हो रही है चारों तरफ। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। टोबैको लेस टोबैको करके उसको मार्केट किया जाता है, जो बेसिकली स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज से शुरू हुआ था, नॉर्वे एंड प्लेसेस लाइक दैट। यहाँ पे ये बन के इट हैज़ बिकम अ रेज ऑल ओवर। आज कोई भी किसी भी सोसाइटी के आप इवेंट्स या पार्टीज़ में जाएंगे तो वहीं पे यू कॉमनली सी दिस हैपनिंग, नॉट इन एवरी प्लेस बट इट इज़ वेरी कॉमन। और आज बहुत सारा वर्ग जो है वो इसको यूज़ करता है। लोग इसको फॉरेन से फ्रीली लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर वो ग्रे मार्केट में होने की वजह से लोग फ्लेवर्ड फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। अरे यार तूने ये फ्लेवर देखा क्या? और लोग उसको लेके जब गंद छोड़ते हैं तो वो फ्लेवर के मारे स्मेल आती है, तो लोगों को अच्छा लगता है। एक जो पुराने ज़माने में नवाब लोग जो किंग्स एंड एवरीबडी हुक्का लेते थे, वो वाली फील आने लग जाती है। बट किसी भी रूप में ये न वो करने वाले के लिए अच्छा है, न वो स्मोक लेने वाले के लिए अच्छा है, और जैसे हमने थर्ड हैंड स्मोक बात करी, उस जगह के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं। कैंसर होने की संभावना वेपिंग में आपके नॉर्मल सिगरेट के कंपैरिजन में और ज़्यादा है, क्योंकि सिगरेट जो एक प्रॉपर कंपनी की आप खरीदोगे उसमें फ़िल्टर होता है। एक सिगरेट के अंदर हज़ारों केमिकल होते हैं, जिन हज़ारों में से सैकड़ों केमिकल वो फ़िल्टर निकाल देता है। वेपिंग में वो भी नहीं होता है, यू टेक इट डायरेक्टली। तो अगर आप थ्योरेटिकली भी देखेंगे तो वेपिंग इज़ मोर डेंजरस देन स्मोकिंग। और फिर जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो बीड़ी लेता है, और बीड़ी इज़ अनरेगुलेटेड। उसमें
पत्ते के अंदर तंबाकू को किया जाता है। कुछ लोग तो इतने स्टाइलिश होते हैं कि घर पे बीड़ियाँ बनाते हैं, जैसे लोग पान सुपारी खाते हैं वो घर पे बीड़ी बना के लेते हैं, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस देन योर रूटीन सिगरेट स्मोकिंग, क्योंकि एक तो वो जो पत्ता होता है वो प्रॉपर वे में जलता नहीं है, तो उस वजह से उसके अंदर जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो एक नॉर्मल सिगरेट से डबल होते हैं। तो एक पर्सन किसी भी रूप में टोबैको को यूज़ करे, चाहे वो उसका गुटखा बन के चबाए, चाहे वो बीड़ी ले, चाहे वो उसको टोबैको लेस टोबैको के फ्रेम में ले, या फिर वो सिगरेट स्मोकिंग करे, फिल्टर वाली करे, बटन वाली करे, बिना बटन वाली करे, बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स की ले, बट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द हार्म्स दैट स्मोकिंग एंड टोबैको कॉजेज ऑन द बॉडी। मैं चाहता हूँ कि आप इनसे जितनी जल्दी दूर हो सकते हैं, मुझे इस शो को बनाने की जो खुशी है उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। एक तो कमाल की बात यह है कि किसी भी स्मोकिंग करने वाले से पूछो कि भाई क्यों करता है स्मोक, उसका एक ही जवाब रहता है, अरे स्ट्रेस सही करता है भाई, स्ट्रेस दूर कर देता है मेरा। सच में स्ट्रेस दूर करता है? मतलब ठीक है बीमारियां आ रही हैं, पर क्या स्ट्रेस सच में कम होता होगा स्मोकिंग से? देखिए, मैं स्मोक होती क्या होता है बॉडी के अंदर, क्या कैसे होता है? मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, मैं साइंटिफिक आंसर दूंगा, मैं इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाऊंगा। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में एक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब कि आपकी पल्स बढ़ जाती है, आपकी बॉडी चौकन्नी हो जाती है। सिंपैथेटिक सिस्टम का ओरिजिन हुआ था हमारे पूर्वजों से, जब वो हंटिंग करते थे या जब वो केव्स में रहते थे, तो आदमी रात में सोता था और अगर वो एकदम चैन की नींद सोएगा तो वो कोई ना कोई शेर या जानवर आके उसको खा जाएगा। तो हमारे बॉडी ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम। ये सिंपैथेटिक सिस्टम आपकी तनाव की स्थिति में जागृत होता है। जब आप रिलैक्स हैं तब ये सो जाता है। जब आप सिगरेट पीते हैं, आप उसको किसी भी जामा पहना के पिएंगे कि हम स्ट्रेस बस्ट कर रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, बट द मोमेंट टोबैको स्मोकिंग फॉर्म में आपके अंदर एंटर होता है, आपका यही स्ट्रेस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए सिगरेट स्मोकिंग एक स्ट्रेस बस्टर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज़ है। इट्स अबव अंडरस्टैंडिंग फॉर अ डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, आप खुद देखिएगा आपकी पल्स 10-12 बढ़ जाती है, आपकी बीपी 10-12 पॉइंट बढ़ जाता है, जो नॉर्मल आने में आपको उस सिगरेट पीने से कम आधे से पौन घंटा लगता है, बीपी को नॉर्मल होने में, बीपी और पल्स को नॉर्मल होने में। तो मैं एज ए डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि ये स्ट्रेस बस्टर है। आप खड़े होके मन में हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेस बस्ट कर देगा आपका, पर आप भगवान के लिए इन चीज़ों में मत पड़ो। इट इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेस बस्टिंग, एंड किसी भी रूप में ये आपको और स्ट्रेसफुल ही बनाएगा रादर देन कमिंग डाउन ऑन स्ट्रेस। और यार ये इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आज आप इस शो को देखने के बाद भी नहीं समझें इस बात को, आप अपने दिल को, अपने दिमाग को धोखा देते रहे कि मैं तो स्ट्रेस दूर करने के लिए इसको पी रहा हूँ, लेकिन एक एज आएगी, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि वो सही बोल रहा था। उसका नुकसान लॉन्ग टर्म जो होगा वो तो एक बार में ही आएगा सीधा। बिल्कुल, एंड उस टाइम पे सैडली अगर आप ऐसी स्थिति में चले गए होंगे जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाए, देन वी कांट डू एनीथिंग, देन गाड़ी निकल चुकी स्टेशन से फिर। अच्छा, स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए पावर नैप को भी लोग यूज़ करते हैं कि यार पावर नैप ले लेते हैं। इसके ज़्यादातर मैंने फ़ायदे ही सुने, लेकिन कुछ दिन पहले, अब चूंकि रील्स का ज़माना है, एक वीडियो में मैंने देखा कि पावर नैप के नुकसान हैं। देखिए, ये जो चीज़ें हैं हम कितना रूटीन में ले लेते हैं, सांस लेना, पानी पीना, सुबह उठना, देर से सोना, अच्छा सोना, उसी श्रेणी में एक आता है नैप्स लेना। कई जगह इसको एक बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है सिएस्टा, आफ्टरनून सिएस्टा, या फिर पावर नैप। पावर नैप अक्सर बोला जाता है आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, बहुत सारे कॉर्पोरेट से जो इसको प्रमोट करते हैं, बट इसको लेने के कुछ नियम कायदे होते हैं। इसका ड्यूरेशन हमेशा शॉर्ट रहना चाहिए, 15 to 20 मिनट से ज़्यादा पावर नैप नहीं कहलाता है, फिर वो नींद हो जाती है। Okay. और कभी भी अगर आपको पावर नैप लेना है तो आपको दोपहर में 2 या 3 बजे पहले लेना चाहिए। 2 से 3 के पहले। 2 से 3 के पहले, क्योंकि अगर आप 3 बजे बाद, 4 बजे बाद पावर नैप के नाम पे सोते हैं तो आपकी जो रात की नींद है वो पुश फॉरवर्ड हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि आप दोपहर में तो 20 मिनट पावर नैप के नाम पे सो गए, पर रात को जब आपको 10 बजे सोना है तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली खिसक के 11, साढ़े 11 बजे से पहले आने नहीं वाली है। तो पावर नैप लेना एक अगेन इट इज़ अ टेक्निकल थिंग। उसके
इस्तेमाल को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि अगर आप पावर नैप गलत टाइम पे ले लें तो जिस पर्पस के लिए आप नैप ले रहे हैं वो पर्पस क्या है, अलर्ट रहना, शार्प रहना, वापस कंसंट्रेशन से अपना काम करना, अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, उन सब चीज़ों में आप फ़ायदे की जगह नुकसान में जा सकते हैं अगर आप पावर नैप को गलत टाइम और गलत ड्यूरेशन के लिए लें। ओके अच्छा, खाली पेट पावर नैप लेना चाहिए या जैसे जनरली मैंने देखा कि लोग जब आफ्टरनून में लंच ब्रेक खत्म हो जाता है तब पावर नैप ले लेते हैं, तो खाना खा के पावर नैप लेना इज राइट? खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड सप्लाई ब्रेन का होता है वो कुछ हद तक हमारे पेट को डाइवर्ट हो जाता है डाइजेशन के लिए, तो व्यक्ति थोड़ा डल फील करता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आफ्टरनून लंच हमेशा लाइट रहना चाहिए अगर आपको उसके बाद में काम करना हो। आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पावर नैप रात की नींद जैसा नहीं लेना है। इट इज़ अ नैप, इट इज़ मेंट टू बी ए शॉर्ट ड्यूरेशन रेस्ट। उसको रेस्ट तक रखिए। अगर आपको पावर नैप लेना है तो बेटर रहेगा अगर आप ऑफिस या एक वर्किंग सेटअप में ले रहे हैं कि अपना लंच लाइट रखिए। कभी भी हैवी लंच आपको पावर नैप से पहले नहीं लेना चाहिए। ओके सर, पावर नैप के साथ ही नाइट शिफ्ट करने वालों की भी तादाद अच्छी खासी है आजकल, और जाहिर सी बात है कि पैसे कमाना है तो जब जैसा मौका मिलता है वैसे काम करना पड़ता है। पर नाइट शिफ्ट बहुत सारा नुकसान भी बॉडी को पहुंचाती है। जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं इस वक्त, वो ऐसा क्या करें कि वो नुकसान कम हो उनकी बॉडी को? बहुत सही कहा आपने और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच किया आपने। नाइट शिफ्ट्स हमारी बॉडी का जो बेसिक सिस्टम रहता है कि दिन में जागना रात में सोना, उसका ठीक ऑपोजिट कर देता है व्यक्ति को। तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के अंदर आ जाता है सिस्टम कि आप ज़िंदगी भर 30 साल तक तो आप सो रहे थे, उस टाइम पे अब आप जाग रहे हो और आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपना वर्क कर रहे हो। ब्रेन को एडजस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि ब्रेन का एक टेंडेंसी होता है, ब्रेन के अंदर एक चीज़ होती है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक आदि है कि सूरज उठा मैं जाग गया, सूरज डूबा मैं सो गया। ऑलरेडी लाइटिंग और मोबाइल और देर रात तक टीवी देखना, कंप्यूटर देखना के चलते हम लोगों का ये सिस्टम बिगड़ा हुआ रहता है। पर जब कोई व्यक्ति प्रोफेशनली वो करता है तो वो बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। टाइम देना चाहिए खुद को एडजस्ट होने का मौका देना चाहिए। ब्राइट लाइट में आपकी नाइट शिफ्ट होनी चाहिए हमेशा। एक डिम लाइट में अगर आप नाइट शिफ्ट करोगे तो आप पूरी रात नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब आप नाइट शिफ्ट करके घर जा रहे हो तो अब आपकी जो बचे हुए घर वाले हैं वो नाइट शिफ्ट पे नहीं है, वो तो अपने रूटीन में रहेंगे। तो आप ज़रूरी नहीं है कि उतने ही एक्टिव घर जाके भी हो जाओ जितने कि आप अपनी नाइट शिफ्ट में थे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जब नाइट शिफ्ट कर रहे हो घर जाते बराबर एक अच्छी 5-6 घंटे की विदाउट डिस्टरबेंस वाली नींद लो। उस टाइम चूँकि नेचुरली आपको सूरज की रोशनी सब जगह दिखेगी तो अपने रूम को एकदम डार्क कर लो, कर्टन से मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, कंप्यूटर से दूर हो जाओ। एंड कम वॉट में अगर आपने पूरी रात अपना स्पेंड किया है जागते हुए काम करते हुए तो प्लीज़ नेक्स्ट डे अपने और बॉडी माइंड के लिए एक 6 से 8 घंटे की नींद आप निकाल लीजिए। आप नाइट शिफ्ट में बिल्कुल भी टोबैको, स्मोकिंग, कॉफ़ी, टी एक लिमिट से ज़्यादा क्या जितना मिनिमम यूज़ करें। टोबैको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल भी नाइट वालों को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये आपके ब्रेन के साथ में बहुत सारे गेम्स प्ले करता है और कई बीमारियों को पैदा करता है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस लाता है ये किन पे लाता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे एकदम एग्ज़ाम से पहले टेंशन में आ जाते हैं और बोले यार कल मेरी एग्ज़ाम है, मेरे को इंपॉर्टेंट पता है, मैं तो रात भर एक ऑल नाइटर मारता हूँ और सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगा। रात जाग के पढ़ लेते हैं पूरा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अगर आपने अपने ब्रेन को 4 से 6 घंटे का रेस्ट नहीं दिया, वो रात में आप जो भी पढ़ोगे वो आपको अगले दिन नया कॉन्सेप्ट याद ही नहीं रहेगा। यू विल ब्लैंक आउट। इसलिए हमेशा स्ट्रेस दिया जाता है एग्ज़ाम में सक्सेस को, वो ये है कि आप रिपीटेटिव मेमोरी मतलब रिवाइज करिए। किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ के अगर आप बार बार दोहराएंगे आपके माइंड में वो मेमोरी कंसोलिडेट हो जाएगी। तो बजाय इसके कि कोई किड्स ऑल नाइटर मारें, ज़्यादा अच्छा है कि वो सो जाए और जो उसने पढ़ा हो उसी चीज़ को रिवाइज करे क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम स्पैन में कोई भी नया कॉन्सेप्ट ब्रेन रजिस्टर ही नहीं कर पाता है। और अगर आप कर भी रहे हो, आपको लग रहा है कि वो हो रहा है रजिस्टर, लेकिन सुबह तक आप
भूल जाएंगे। नहीं कर पाएंगे। और आजकल जैसे जो MCQ पैटर्न्स में एग्जाम होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आपको थ्योरी थोड़ा ना रिप्रोड्यूस करनी है, वो कॉन्सेप्ट आप कभी भी उस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर आप उसके फंडामेंटल को नहीं समझ पाओगे, जो एक ऑल नाइट सिटिंग में जस्ट इमीडिएटली लेने से नहीं हो पाएगा। ओके सर, बच्चों की पढ़ाई की बात चली, बच्चों पे आते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर अभी मैं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा हूँ कि महिलाओं में स्मोकिंग और ड्रिंक्स की जो हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रेगनेंसी के दौरान भी जो फीमेल्स स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंक्स कर रही हैं, आने वाले बच्चे पर उसका क्या फ़र्क पड़ता है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने छुआ एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल। आजकल सोसाइटी और लाइफ के कुछ नॉर्म्स जो हैं वो कभी कभी लोग बोलते हैं सोशली हमको करना पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर प्रोफेशन, या फिर सोसाइटी में हम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। पर ये जो हैबिट्स से पर्टिकुलरली फीमेल्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की हैं या वो न्यूली मैरिड कपल्स जो अपने फैमिली लाइफ आगे प्लान कर रहे हैं, अगर वो एक्सपोजर बच्चे को अपने पहले 3 मंथ्स में जब वो माँ के पेट में होता है, पहले 3 महीने में अगर वो स्मोक और अल्कोहल से संपर्क में आता है, संपर्क आने का एक ही जरिया है वो है अगर मदर उसको ले, तो डेफिनेटली बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है, उसके सारे ऑर्गन्स जो पैदा होते हैं, उसके लंग्स, उसके लिवर, उसकी किडनीज़, इन सब पे इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। ये जो अल्कोहल या स्मोक आपके सिस्टम में जाता है तो दीज बेबीज़ जब ये डिलीवर होते हैं तो एक नॉर्मल बेबी से कई बार डर रहता है कि वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, उनके लंग्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए होते हैं, उनके अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड जो BP के इश्यूज़ हैं, या प्रेगनेंसी में जो एक पेट का पानी होता है मदर के अंदर, वूम्ब का जो ओलिगोहाइड्रोमनियस हम कहते हैं, वो कंडीशंस थोड़ी सी कॉमनली देखी जाती है। तो डेफिनेटली अगर कोई प्लान्ड वे में अपनी फैमिली को एक्सपांड करना चाहता है तो उस फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में स्मोकिंग इज द थिंग शी शुड अवॉइड। और ड्रिंक्स? एंड ड्रिंक्स डेफिनेटली। और न्यूबॉर्न बेबी में मैंने बहुत सारे केसेस में सुना है कि बच्चा हुआ और पता चलता है उसको निमोनिया हुआ है, तो उसको कभी ऑक्सीजन के अंदर उसमें रख देते हैं या और जो प्रिकॉशंस होते हैं वो शुरू करने पड़ते हैं। तो बच्चों में निमोनिया के केसेस इस तरह से बहुत ज़्यादा आते हैं कि आजकल? निमोनिया का मतलब क्या होता है? निमोनिया मतलब बेसिकली जब लंग्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो उसको वहाँ नहीं होनी चाहिए। तो अगर कोई बेबी वक्त से पहले बाहर आ गया, 36 से 38 हफ्ते के अंदर माँ के पेट से बच्चे को बाहर डिलीवर होना होता है, वो पहले ही आ गया जब उसके लंग्स मैच्योर ही नहीं हुए थे, तो उसके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि बाहर का ऑक्सीजन लेके वो अपने ऑर्गन्स को दे पाए। तो ऐसे में एक केमिकल होता है जिसको सर्फेक्टेंट कहते हैं, जो हमारे लंग्स को खोलता है, वो बच्चों में बन ही नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों में पैदा होते से ही निमोनिया होता है और वो वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है कि वो कीटाणुओं से लड़ सके, तो ऐसे के अंदर इवन सिंपल बैक्टीरिया भी एकदम लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कर सकते हैं। सैड पार्ट ये है कि जो बच्चे अक्सर ये लंग्स प्रॉब्लम से पैदा होते से ही डेवलप होते हैं, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, और ऐसे बच्चों में अस्थमा और बार बार लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होने की प्रवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। और स्मोकिंग मदर्स में प्री मैच्योर डिलीवरी इज़ वेरी कॉमन, और एल्कोहलिज्म में भी। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर्स बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर निमोनिया उनके बेबी को उस एज में लग गया तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर का एक सांस की तकलीफ का कारण बन जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसे जो ना ड्रिंक्स कर रहे हैं ना स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो टीबी की जो सिम्टम है जिसमें बताया जाता है कि 2 हफ्ते तक खांसी है, तो आपको एक सिम्टम हो गया वो, और क्या सिम्टम है और ये टीबी होने की वजह क्या होती है? टीबी बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से होता है, और ये एक एज ओल्ड बीमारी है, और सारे बीमारियों का राजा, उसको ये उपाधि दी जाती है, द किंग ऑफ ऑल डेथ्स इज ट्यूबरकुलोसिस। डायनासोर्स के अंदर तक टीबी पाया गया है। तो सेंचुरीज से टीबी इज अफेक्टिंग ह्यूमैनिटी। टीबी हमारे देश में 40% प्रेवलेंस रखती है, मतलब 100 भारतीयों में से 40 लोगों के अंदर टीबी का कीटाणु मौजूद है। उन 40 में से वो करीबन 18% आउट ऑफ 118 पीपल विल डेवलप टीबी क्लिनिकली। अब वो बच्चा रहा, चाहे वो यंग व्यक्ति रहा, चाहे वो बुजुर्ग रहा, उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर वो एक अल्कोहलिक है, अगर वो एक स्मोकर है, अगर उसके परिवार में ही टीबी का केस हुआ है, अगर बचपन में किसी को टीबी हो गया है तो दोबारा होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। बचपन में टीबी अगेन उन
बच्चों में कॉमन रहता है जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता है, या फिर जिनको ब्रेस्ट फीड प्रॉपरली नहीं किया जाता है, या जिनकी प्रीमेच्योर बर्थ हो, तो जिनके लंग्स वीक हों किसी रीज़न से, उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे में जब टीबी होता है तो उसके लिए पहले एक बहुत कॉमन वर्ड होता है, तो उसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहते थे। आजकल बड़ों में भी ये देखा जाता है जिन लोगों में HIV वगैरह रहता है। तो टीबी अक्सर बड़ों में, डायबिटिक्स में, बच्चों में प्रीमेच्योर केसेस में ये उनको ग्रस्त करता है। और आप कितना भी कर लो, द रियलिटी इज़ कि टीबी आज भी उतना ही बड़ा किलर है जितना डायनासोर्स के ज़माने में हुआ करता था। ये एक पन है, एक सैड सिमिली है कि इसे राज रोग का दर्जा दिया गया है, यानी कि सभी रोगों में अगर कोई किल करता है उसमें टीबी इज स्टिल मैक्सिमम। ओके। और जो मैंने आपसे बोला कि 2 हफ्ते तक खांसी आना, ये एक सिम्टम है, इसके अलावा और क्या सिम्टम है कि शुरुआत में ही समझ में आ जाए? सबसे बड़ा और कॉमन सिम्टम तो यही है। बाकी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है जो 10 में से 10 लोग छुपाते हैं, वो है खकार में खून आना। खकार में खून आता है, कोई भी पहले दिन उठा के डॉक्टर के पास नहीं जाता है, पहले अरे गलती से आ गया होगा, कुछ खा लिया, कुछ ये नाक में उंगली। बट खकार में अगर खून आ रहा है तो चेत जाइए, इट इज़ नेवर नॉर्मल एंड इट इज़ वर्थ गोइंग एंड गिविंग योर टाइम एंड मनी टू द डॉक्टर अगर आपको खकार में खून आ रहा है तो। क्योंकि ये शुरुआती लक्षण कई बीमारियों का होता है, चाहे टीबी का हो, चाहे कैंसर का हो। और अगर इस खकार खांसी के साथ में आपको हल्का बुखार है, वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, आपको गले में या बाजुओं में गांठें हो रही हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि टीबी हो सकता है। डोंट सेल्फ ट्रीट और सेल्फ डायग्नोस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। आप जाइए, आपको एक प्रॉपर डॉक्टर, चेस्ट फिजिशियन या फिजिशियन के पास जाके इसका डायग्नोसिस हो जाएगा और आपका मैनेजमेंट इसमें 6 महीने तक दवाइयाँ चलती है जो रेगुलरली खाने से टीबी जैसे जानलेवा रोग से आप इजीली बच सकते हो। आपने बोला कि अगर खांसी करते हुए खून आ रहा है, कई बार गर्मियों के टाइम पे जनरली लोगों की जब नाक फूटती है तो कफ में खून आ जाता है, तो इट इज़ नॉर्मल या उसको भी सीरियसली लेना है? देखिए, कभी भी ब्लड कहीं से भी आ रहा है, इट इज़ नेवर नॉर्मल। अब आप गर्मियों में नाक फूटते हैं तो आपको रीज़न पता है कि गर्मी की वजह से आपके नाक के अंदर जो नसें हैं वो डायलेट होती है और उनमें से ब्लड आने लग जाता है। बट प्रॉब्लम ये रहती है कि आप हमेशा उसको नॉर्मल नहीं मान सकते। कभी भी किसी को खून आ रहा है वो 3 जगह से कॉमनली होता है, या तो नाक से होगा, लंग से होगा, या पेट से होगा। लेट द डॉक्टर डिसाइड मेडिकली कि भैया वो जो खून आ रहा है वो टीबी या कैंसर की वजह से तो नहीं है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। टीबी को अगर आपने रिकग्नाइज टाइमली कर लिया तो आप खुश रहोगे, आप ठीक हो जाओगे। पर अगर आपने रिकग्नाइज नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने विभिन्न रूपों में टीबी बाद में सामने आ सकती है। अच्छा, टीबी की बात चल रही है, IVF ट्रीटमेंट जब कोई करवाता है तो उसमें भी शुरुआत में बोला जाता है कि पहले टीबी की जांच कराओ, तो ये कंपलसरी क्यों और ये क्यों किया जाता है, क्यों बोलते हैं ऐसा करने? देखिए, गठिया के रोग या IVF के ट्रीटमेंट में कई बार हार्मोनल या इम्यूनिटी से संबंधित मेडिसिन यूज़ की जाती हैं और वो कई बार व्यक्ति के अंदर सोई हुई टीबी को जगा देती है। तो उस ट्रीटमेंट के दौरान एक टीबी का कीटाणु जो था और रहेगा वो एक्टिवेट हो जाता है और कई बार आपको नहीं होते हुए भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो वी ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल। जहाँ तक IVF का बात रही तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो इनफर्टिलिटी में कई बार टीबी का भी एक महत्वपूर्ण कॉज रखा जाता है और उस कंडीशन में हमेशा जो IVF के डॉक्टर रहते हैं आप उनसे कंसल्ट करिए और अगर उनको लगता है कि और कोई कॉज नहीं, ये इन्फेक्शन ही कॉज है, तो उन महिलाओं में जो हमको कोई प्रॉपर डॉक्टर रेफ़र करता है उस टीबी की शंका के साथ में हम टीबी का ट्रीटमेंट पूरे 6 महीने दे के फिर उनकी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम को आगे ट्रीट करते हैं। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, तो ठंड मतलब खांसी, जुकाम, सर्दी, सुबह सुबह उठते हैं तो नाक से पानी आ रहा हो या फिर छींकें आना शुरू हो जाती है, ये कितना नॉर्मल है? सुबह वातावरण में जब नमी होती है और ठंड रहती है तो हमारी जो नाकों की नसें होती है वो कई बार बदलाव में आती है और कुछ लोगों को उस फिजिकल रीज़न से छींकें या पानी आता है और कुछ लोगों को एलर्जी की तकलीफ़ होती है। तो एलर्जी की वजह से उनको सवेरे सवेरे छींकें आना, नाक बंद होना, नाक में खुजली चलना, नाक के साथ में आँख में खुजली या पानी होना, ये कॉमन सिम्टम देखा जाता है। कभी भी इसको अगर रेगुलर बेसिस में आपको देखने में आ रहा है और एक हफ्ते में आपको
3 से 4 बार ये समस्या हो जाए, या मान लो छींकों के दौरे आए, मतलब 15-15, 20-20 छींकें आ गई आपको, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाके नाक संबंधित एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस नामक रोग का चेकअप कराना पड़ता है, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ कंडीशन विच डिमांड्स अटेंशन। इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाक की एलर्जी को नाक तक में रोक दिया तो वो कई बार अस्थमा या फिर दूसरी एलर्जी होने में हम बच सकते हैं। ओके। और ये ठंड का जो मौसम है, इसमें खांसी या जुकाम जब शुरू हो रहा है, तो ऐसा क्या करना है कि उनसे बचा जा सके? मतलब ठंड के मौसम में ऐसी कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे तक पहुँचे ही नहीं? बहुत सारी बातें, और ये मैं थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा आपको। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि खांसी आना नॉर्मल नहीं होता है। खांसी का ठसका रूटीन में आया, गला साफ किया आपने, वो बात ठीक है, पर अगर खांसी का ठसका बार बार आए या फिर उस खांसी के ठसके की वजह से आपको ओवर द काउंटर कफ सिरप या लॉजेंजेस लेना पड़े, बेटर है कि शो इट टू अ डॉक्टर। अगर उससे बचना है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक्लिमेटाइजेशन। मतलब आप अगर एक ठंडे माहौल में हैं, आपके घर में वार्मर हीटर जल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अंदर एकदम गर्म और बाहर एकदम ठंड में चले गए, सर्द गर्म जिसको कहते हैं, उससे बचना चाहिए। आपको ठंड में कपड़े मौसम के हिसाब से पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रूव करना है कि भाई हम तो बहुत ये हैं और एकदम निकल गए अपनी बनियान में बाहर। इट्स रिस्की बिजनेस। आपको मौसम के अनुरूप कपड़े पहनना चाहिए जब आप बाहर जाएं तो। एक बहुत काम की चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जो वायरसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होता है, वो अगर आप टाइम टू टाइम कराएं, खासकर अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, या फिर घर के बहुत छोटे बच्चों का तो पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन करेंगे तो ठंड में आने वाली अधिकांश बीमारियों के खिलाफ हमारे पास एक साइंटिफिक कवच होगा। तो अगर वो लगी भी तो बहुत सीरियस नहीं होगी आपको। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ डोंट स्मोक। लोगों को लगता है कि ठंड बनी ही स्मोकिंग करने के लिए या छत के ऊपर जाके अपना वेपिंग या हुक्का पीने के लिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप ठंडे माहौल में स्मोकिंग करेंगे तो सर्द गर्म का ही एक रूप हो जाता है और आपकी छुपी हुई एलर्जी या बीमारियां बाहर आ सकती हैं। ओके। मतलब ठंड के मौसम में भी स्मोकिंग, आपने अच्छा पॉइंट बोला। ये लोग बोलते हैं कि ये गर्मी देके जाएगी अभी शरीर को, और वो ठंड में खड़े होके पी रहे हैं और ये भी सर्द गर्म करेंगे। उस टाइम पे वो लंबी वाली लौंग वाली सिगरेटें आ जाती है कि सब आराम से लेंगे। लोग तो जाके वो चॉकलेट वाली सिगार लेना चालू कर देते हैं कि लुत्फ लेंगे। बट बिलीव मी, जितना ज़्यादा आप ठंडे मौसम में इस टाइप का टेम्परेचर चेंज एक्सपोज होंगे, वो आपके लंग्स के लिए किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं है। यू विल एंड अप इन अ बिगर प्रॉब्लम। अच्छा, मॉर्निंग वॉक को लेके भी तो बात चलती है ना कि अगर ठंड का मौसम आ गया, बहुत ज़्यादा धुंध है, तो हमें नहीं जाना चाहिए उसमें। मॉर्निंग वॉक कभी भी किसी भी मौसम में कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बॉडी उसको अकस्टम टू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन फाइन डे, जैसे कहते हैं ना, 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा दिखते हैं और 2 जनवरी को वो आधे से ज़्यादा डॉक्टरों की क्लिनिक पे दिखते हैं। तो वो उसका कारण ये है कि आपको हैबिट नहीं है। मॉर्निंग वॉक एक स्टैंडर्ड एरोबिक एक्सरसाइज है, उसको करने से पहले वार्म अप लगता है। और अगर आप किसी सांस संबंधित बीमारियां से संबंधित है तो ये वो मौसम है जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि बाहर मत जाओ। तो ऐसे में आप घर के अंदर कसरत करिए, योग करिए। मैं मानता हूँ योग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स जिससे कि आप अपने लंग्स को क्लीन रख सकते हैं, अपने सिस्टम्स को क्लीन कर सकते हैं। तो किसी प्रॉपर योगा टीचर के पास जाके अगर आप ये एक्सरसाइजेस सीखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम हमारे लंग्स को क्लीन रख सकते हैं। अच्छा, क्लीन की बात चली, गाड़ी गंदी हो जाती तो हम साफ़ करा लेते हैं। मैंने भी एक दिन देखा कि बहुत सारे अमीर लोग या बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ दूसरे देशों में जाके लंग्स को क्लीन कराने के लिए जाती है। तो ये ऐसी फेक खबर थी या ऐसा कुछ सिस्टम भी शुरू हो गया है? देखिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या साइंटिफिक मेथड से हम अगर देखें तो हम लोग ब्रोंकोस्कोपी, नोज़ को क्लियर करना, ये सब चीज़ें बीमार लोगों में करते हैं। कोई हेल्दी पर्सन जाके ये करेगा और वो उम्मीद करेगा कि मैं इससे स्वस्थ रहूँगा या इस आड़ में मैं अपनी स्मोकिंग की हैबिट को पूरा कर सकूँ, तो ऐसा कुछ भी साइंस नहीं है। और अगर है भी तो वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक्सपोजर आपका स्मोक का होता है तो वो उस ऑर्गन को वीक कर देता है। वो उस समय जमे हुए कफ को हटा लेने से आपके पुराने 2 साल के पाप नहीं चले जाते। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि आपके लंग्स कार्स नहीं है कि आप उन्हें हर 10 दिन में, 7 दिन में साफ करा देंगे। उस चीज़ को मैं यूँ बोलना चाहूँगा कि हम लोग एक विधि होती है जिसमें हम जल नीति करते हैं। जल नीति में आप आपके साइनसेस को और नाक को साफ कर सकते हैं। लंग्स के अंदर नमक के पानी के कुल्ले का इस्तेमाल होता है जिसमें घर का खड़ा सेंधा नमक अगर कोई ले तो उससे कफ निकाला जा सकता है। बट ये अगेन स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि प्रॉपर किसी
गुरु के किसी डॉक्टर के देख रेख में अगर आप करेंगे उस इंडिकेशन में तो फलित होगी। इट इज़ नॉट अ ब्लैंक थिंग कि हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों की अपनी उपयोगिता है, उनका उपयोग होता है, पर बीमारियों में होता है, नॉर्मल सी में नहीं होता है। ओके, आपने बहुत सारी चीज़ें तो कवर करी कि ठंड के मौसम में जिन्हें सांस से संबंधित कोई बीमारी है तो उन्हें क्या करना है। अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है ठंड के मौसम में, उनके लिए अलग से आप कुछ बोलना चाहेंगे? ठंड के मौसम में अगर आपको एक अस्थमेटिक है, मतलब आपको प्रवृत्ति है कि सांस की तकलीफ होगी, खांसी आएगी, तो हमेशा वार्म अप का इम्पोर्टेंस बहुत होता है, कंडीशनिंग का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तो खुद का वार्म अप करिए। आप सीधे मैदान में कूद जाएंगे तो संभावना है कि प्रॉब्लम आ जाए। सेकेंड थिंग, डेफिनेटली स्मोकिंग और इन एक्टिविटीज़ से दूर रहिए, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो डॉक्टर ने आपका इन्हेलर आपको एडवाइस किया है उसको आप अपने साथ कैरी करिए एंड डोंट मिस इट, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह आपको सांस की तकलीफ होती है कि उस टाइम आपको आपका प्रिस्क्राइब्ड इन्हेलर लेना ही पड़ेगा। इन्हेलर की बात चल गई है, फिल्मों में मैंने देखा है कि अगर उसको किसी ने छिपा दिया तो उसके लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। प्लस सोसाइटी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना होता है कि इन्हेलर की आदत लग सकती है इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। आप इसको कितना सही मानते हैं? आदत का जो उपयोग होता है वो उस टर्म के लिए किया जाता है जो बुरी हो। तो इन्हेलर को आदत बोलना उस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल बदनाम करना है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि अस्थमा का बेस्ट ट्रीटमेंट है। इन्हेलर है क्या? बेसिकली एक डिवाइस है जिससे वही दवाई को हम सीधे वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ उसको काम करना रहता है। तो फ़ायदा क्या है? डोज कम लगेगा। अगर मुझे कोई चीज़ मेरे लंग्स तक पहुँचानी है तो मुझे उसको इन्हेलर के द्वारा अगर मैं दूंगा तो बहुत कम मात्रा में मैं उसको पहुँचा सकता हूँ। वहीं पे अगर मैं गोली के रूप में अगर उसको पहुँचाऊँगा तो मुझे उसी का डोज 100 गुना या 1000 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा, और मुझे उस दवाई के जो पूरे बॉडी के ऊपर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स है वो ज़्यादा होंगे अगर मैं उसको गोली के रूप में लूँगा। तो इन्हेलर कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। आदत तो कतई नहीं बनती है। इन्हेलर जितना फ़ायदा कभी भी कोई टैबलेट आपको नहीं पहुंचाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम इतने स्वस्थ हो जाएं कि हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े? बिल्कुल, और यही तो उसका लॉजिक होता है, और उसको हमारी भाषा में कहा जाता है अस्थमा कंट्रोल। पर अस्थमा कंट्रोल होने के लिए एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं। उसी के आधार पर डिपेंड करता है कि आपका अस्थमा कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं कि 2 दिन का इलाज लेने के बाद फ़ोन आता है, सर मैं ठीक हो गया, मैंने सब बंद कर दिया। अरे भाई, आप ठीक नहीं हुए हो। अगर उस समय आप आपकी स्पायरोमेट्री कराओगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि सुधार जो 25% चाहिए 5% ही हुआ है। मोस्ट पीपल इस टाइम पे अपना ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं और वहीं पे वो प्रॉब्लम फिर आ जाती है। तो नतीजा क्या होता है कि जो इलाज आप अगर 2 हफ्ते लेते हो ठीक हो जाते, 2 दिन में बंद कर देने की वजह से वो फिर आ गया, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक इलाज नहीं है, कुछ और दो। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ठंड में हैं, अस्थमेटिक हैं, आपको इन्हेलर आपके डॉक्टर ने दिया है तो प्लीज़ उसको डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर डोज और प्रॉपर समय तक लीजिए। शायद ही कोई शहर होगा जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है भारत के अंदर, और अब आपकी जॉब्स हैं, आपके काम हैं जिनकी वजह से आपको उन शहरों में रहना पड़ता है। तो जब रहना ही है तो ऐसा क्या किया जाए कि नुकसान कम हो? बहुत रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे शहर और बड़े होते जा रहे हैं और जो डेवलपमेंट है उससे पेस रखते रखते पोल्यूशन के लेवल्स भी कई बार हम देखते हैं। ईजी थिंग्स विच वी कैन डू इज़ अपने नोज़ को क्लीन रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। एंड बाय मास्क आई डोंट मीन दैट कॉम्प्लिकेटेड जो डॉक्टरों वाले मास्क रहते हैं। यू कैन यूज़ सिंपल क्लॉथ मास्क ऑल्सो। ज़रूरी है कि अगर आप एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पक्का पता है कि पोल्यूशन होगा तो आप एप्रन वेयर करिए या फिर कुछ एक जैकेट वेयर करिए, और कोशिश करिए कि अपनी वर्क प्लेस पर उस जैकेट को रखें। जब आप घर पे आएँ तो घर के बाहर उस जैकेट को रखें। ऑलवेज ट्राई टू डू स्नान या एक बाथ लेने की कोशिश करिए जब आप घर पे वापस आए अपने दिन भर का काम करके। हमारे घर के अंदर इंडोर प्लांट्स हम रख सकते हैं, जो कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं जो घर के प्यूरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हमारा घर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। हमेशा
हमें हमारे जो 5 सेंसेस है, जो 5 इंद्रियां हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखते हैं कि आप स्मोक में जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन है, तो आइज़ में प्लेन ग्लास या सन ग्लास इस्तेमाल करिए, नोज़ को अच्छे से ब्लो करिए, मुंह को अच्छे से कुल्ला करिए। और अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ड्रिलिंग हो रही हो या बहुत लाउड साउंड्स हो, तो इवन यू कैन कवर योर ईयर्स ऑल्सो। तो ये सभी चीज़ें आपको पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से बचाएंगी और आप एक हेल्दी लाइफ इवन एक पोल्यूटेड जगह पे लीड कर सकते हैं। अच्छा, AQI अगर बढ़ा हुआ है तो आजकल बहुत प्रचार होता है कि आप एयर प्योरीफाई लगा लीजिए घर पे। आपको लगता है ये काम करते हैं और हवा को साफ कर देते हैं? साइंटिफिकली इसका रोल अभी भी अंडर स्टडी है, और कुछ कंडीशन होती है जिसमें एलर्जी व्यक्ति को धूल से या धूल संबंधित चीज़ों से होती है, वहाँ पे एयर प्योरीफायर्स का एक लिमिटेड रोल बोला गया है। बट आप हर जगह एयर प्योरीफायर लगाओगे और उम्मीद करोगे कि मैं तो बच गया, तो वैसा नहीं होता है। और वो एयर प्योरीफायर भी प्रॉपर एयर प्योरीफायर होना चाहिए, हर एयर प्योरीफायर से हेल्प नहीं मिलती। अच्छा, अब लंग्स कैंसर की अगर हम बात करें, क्योंकि AQI बढ़ा हुआ है और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो नुकसान लंग्स को पहुंचना है। भारत में लंग्स कैंसर भी लगातार बढ़ रहा है, उसका मेन रीज़न सिर्फ पॉल्यूशन है? लंग कैंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि आदमी उसको रिकग्नाइज करने में लेट हो जाता है, और लेट करते करते वो उस स्टेज पे चले जाता है जहाँ वो लाइलाज हो जाता है, और फिर आपको उसके मॉर्टेलिटी मतलब लंग कैंसर से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा मिलती है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो रिस्की है, या फिर आप कोई रिस्क फैक्टर पालते हो, जैसे स्मोकिंग हुआ, आपको फैमिली हिस्ट्री हुआ, या फिर आपको पता है कि आप माइनिंग इंडस्ट्री में हो जहाँ बहुत धूल लक्कड़ होता है, तो आप हमेशा स्क्रीनिंग कराइए, आप रेगुलर चेकअप्स कराइए डॉक्टर के द्वारा, जो कि आपका एक्सरे करेंगे, आपके लंग का फंक्शन देखेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, और वो हमेशा इस चीज़ की स्क्रीनिंग करेंगे कि कहीं कोई कैंसर जैसा चीज़ डेवलप तो नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको पता है कि आप रिस्की बिहेवियर कर रहे हो या आप उस रिस्क जोन में हो, तो आप अपना रेगुलर स्क्रीनिंग कराइए, आप उस रिस्क फैक्टर से दूर हो जाइए जो मोस्ट कॉमनली स्मोकिंग होता है, ताकि आपको इसका चांस कम हो जाए। क्योंकि लंग कैंसर एक एग्रेसिव कैंसर होता है, कभी भी किसी लंग कैंसर डेवलप हुआ तो वो बात सालों पे नहीं, वो हफ्तों या महीनों में प्रोग्रेस होता है। तो इसको लेके हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल और होशियार रहना चाहिए। लेकिन ये तो मुझे लगता है सही है कि सही सांस नाक से ही पहुंचती है लंग्स के अंदर। बहुत सारे लोग जो मुंह से सांस ले रहे हैं उसको सही नहीं माना जा सकता। नाक से सांस लेना और मुंह से सांस लेना बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है, क्योंकि दोनों जाके खुलते अपने माउथ के पीछे के हिस्से में, जिसको ओरोफेरिंक्स कहा जाता है। कुछ लोगों को नाक की हड्डी टेढ़ी रहती है, कहता है कि दुनिया में करीबन 50-60% लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी है, उनमें से 10% लोग होते हैं कि नाक की हड्डी पूरी टेढ़ी होती है, तो एक नाक से सांस आती ही नहीं है। उन लोगों को मुंह से सांस लेने की आदत होती है। जो लोग तेज खर्राटा लेते हैं रात को सोते टाइम, वो लोग मुंह से सांस लेते हैं, उनकी नाक बंद हो जाती है। ऐसे यूजुअली फैट और ओबीज पीपल जो रहते हैं उनमें ये बहुत देखा जाता है। तो जाते जाते लंग्स और लाइफ पर जो लोग इस एपिसोड को देख रहे हैं, शो को देख रहे हैं, लास्ट उन्हें क्या बोलेंगे आप कि ये तो कर ही लो तो लंग्स अच्छे रहेंगे, और लंग्स अच्छे रहेंगे तो लाइफ बेहतर बन जाएगी? लंग्स भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है इंसान को, क्योंकि लंग्स वो ऑर्गन है जो बाहर से अंदर को कनेक्ट बनाता है। लंग्स इतने खूबसूरत है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सही रखेंगे, अगर आप योग करेंगे, अच्छी 6-8 घंटे की नींद लेंगे, एक अच्छी हेल्दी वेजिटेरियन डाइट लेंगे, तो आपके लंग्स हमेशा आपका सपोर्ट करेंगे। आज कोविड में दुनिया ने देख लिया है कि अगर लंग्स में निमोनिया होता है तो क्या क्या हो जाता है, पूरी दुनिया रुक जाती है, 3 साल के लिए रुक के रही थी। लंग्स में इमेंस पोटेंशियल है कि वो आपको टॉप तक लेके जा सकते हैं, पर आपके लंग्स सिर्फ आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उनको सपोर्ट करो, छोटा सा सपोर्ट करो। आपके लंग्स चाहे आपके हों चाहे आपके परिवार वाले के हों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको स्वस्थ रखो। आप उनको अगर 1 दोगे तो लंग्स पलट के आपको 100 देगा। कौन से 3 काम ऐसे हैं जो आपको करने ही चाहिए जिससे आपके लंग्स बेहतर बनेंगे? अच्छा सोइए, अपने नोज़ को ब्लो करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जैसे योग या फिर वॉकिंग एंड जॉगिंग हमेशा करिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई है उनसे उनकी ज़िंदगी पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आप हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रियली गौरव, आपके और आपके साथियों को जो आप लंग्स और सांस संबंधित बीमारियों को लेकर जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बिलीव मी, आपका ये पॉडकास्ट जब
होगा तो ये बहुत लोगों को फ़ायदा करेगा, क्योंकि आप मानिए कि अगर किसी दिन 100 मरीज आ रहे हैं तो उनमें से 60 मरीज सांस संबंधित समस्याओं से आते हैं। तो अ बिग थैंक्स टू यू एंड आपने इतना समय सांस संबंधित बीमारियों के लिए दिया है, ये बहुत ज़रूरी है, हम सबको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो दिन शायद दूर नहीं है जब ऑक्सीजन छोटे छोटे पैकेट्स में हम खरीद रहे होंगे। अगर हमने पेड़ नहीं लगाए, अगर हमने अपने लंग्स और अपने फेफड़ों की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, तो हमें भी आने वाले दिनों में सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। मेरी आप सबसे दरखास्त है कि सर, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने लंग्स, अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, अपने शरीर का ख्याल रखें, हम योग करें, हम अपने शरीर की कैपेसिटी बढ़ाएं कि हम अच्छी ऑक्सीजन ले पाएं। लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम पेड़ भी लगाएं। आज के एपिसोड में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस एपिसोड को आप देखें और आप डिसाइड करें कि कूल बनने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग हम कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पे हमारी लाइफ को, हमारे शरीर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस एपिसोड को देखकर आप उन बुरी चीज़ों से दूरी बना लें, उनको टाटा बाय बाय कर लें। अभी मैं टाटा बाय बाय करता हूं। अगले एपिसोड में जल्द आपसे मुलाकात होगी। यह है आरजे गौरव टॉक्स। आपका कोई भी सुझाव है कि आप आगे और क्या देखना चाहते हैं आरजे गौरव टॉक्स में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर हमसे जुड़ सकते हैं, और ऐसे ही देखते रहिए आरजे गौरव टॉक्स, गौरव के साथ।